हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 20 जून के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गाइस, आप इनको डेली कवर करते रहिए। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। चाहे आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अभी पिछले दिनों देखा गया है कि चाहे उत्तर प्रदेश का पेपर हुआ हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर हुआ हो, एमपी पीसीएस का पेपर हुआ हो, करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। तो हमारे जितने भी इस चैनल के थ्रू जितने भी करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं उनके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं और पहले भी एग्जाम्स जो हो चुके हैं उसमें मिले हैं। तो गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स जो आते हैं वो यहीं पे आते हैं, तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ गाइस बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और एडवोकेट जनरल आरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स उनको रेगुलर बेसिस में मिलती रहे जिससे कि वो रिवीजन कर सकें, तो वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी अपडेट है, या कोई भी आपको सजेशन देना है कुछ भी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहले GS1 की न्यूज़ आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया है एक रिवैम्ड टेम्पल। तो इनाग्रेट द रिवैम्ड महाकाली टेम्पल विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय 15th सेंचुरी गुजरात रूलर महमूद बेगरा। तो प्रधानमंत्री मोदी जो गुजरात विजिट पे थे, क्योंकि उनकी मदर की 100th बर्थडे था जो भी उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो महाकाली टेम्पल में उन्होंने महाकाली टेम्पल को इनाग्रेट किया, जिसको कि 15वीं शताब्दी में गुजरात का जो रूलर था महमूद बेगरा, उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उसके द्वारा। एज पर हिस्टोरिकल डिटेल्स, टेम्पल इज सेट टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय 15th सेंचुरी गुजरात रूलर सुल्तान महमूद बेगरा 1458 से 1511 तक, जिन्होंने रूल किया, हु हैड सेट अप हिज कैपिटल इन चंपानेर नियर पावागढ़ आफ्टर डिफीटिंग द राजपूत रूलर्स। तो राजपूत रूलर्स को हराने के बाद, राजपूत शासकों को हराने के बाद, चंपानेर जो पावागढ़ के पास है वहाँ पे उसने अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की थी। बेगरा वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द गुजरात सल्तनत। तो गुजरात सल्तनत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था एंड हैड अर्नड टाइटल बेगरा आफ्टर कंक्वरिंग टू मेन फोर्ट्स ऑफ गुजरात, जूनागढ़ एंड पावागढ़। तो जो उनको जो टाइटल मिला था बेगरा, वो इस वजह से मिला था क्योंकि उन्होंने जो गुजरात के दो मेन फोर्ट्स थे उन दोनों पर फतह हासिल की थी, चाहे वो जूनागढ़ का किला हो और चाहे वो पावागढ़ का किला हो। तो ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग बेगड़ाज रेन द सदन शाह पीर दरगाह वाज बिल्ट आफ्टर द स्पायर ऑफ द टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड। तो टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके, यानी कि टेम्पल को नष्ट करके, वहाँ पर जो सदन शाह पीर थी उनकी दरगाह बनाई गई थी। तो जो और साथ में आता है कि जो सोमनाथ टेम्पल है विच इज़ सेट टू हैव बीन प्लंडर्ड एंड डिमोलिश्ड बाय महमूद ऑफ गजनी वाज रिस्टोर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रिस्टोर किया गया था सोमनाथ मंदिर, जिसको महमूद गजनी ने अटैक करके ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आ रही है कि आधार नंबर टू बी लिंक्ड टू वोटर लिस्ट। तो ये कहा जा रहा है कि जिससे जो फेक वोटर्स हैं उनको बाहर निकाला जाए, तो आधार नंबर को लिंक किया जा रहा है वोटर लिस्ट से। द गवर्नमेंट ने अमेंड किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। तो ये हमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल को अमेंड करके अलाउ किया जा रहा है लिंकिंग डिटेल्स विद वोटर लिस्ट, यानी कि आधार डिटेल्स को वोटर लिस्ट से हम लिंक कर रहे हैं टू वीड आउट डुप्लीकेट एंट्रीज, जिससे कि जो डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं, कोई एंट्री दो दो या तीन तीन बार है, उनको हम बाहर निकाल सके। एंड मेकिंग इलेक्शन लॉ जेंडर न्यूट्रल फॉर सर्विस वोटर्स। तो जो सर्विस वोटर्स हैं उनके लिए इलेक्शन का लॉ जो है उसको जेंडर न्यूट्रल कर देना है, यानी कि मेल और फीमेल का कोई फ़र्क वहाँ पे नहीं रह जाएगा। द रूल्स हैव बीन अमेंडेड इन लाइन विद द प्रोविजंस। अब देखिए जो रूल्स हैं वो किस तरह से अमेंड किए जा रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 के हिसाब से इसको अमेंड किया जा रहा है, जो कि पास किया था पार्लियामेंट ने दिसंबर 2021 में। साथ साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स अमेंडमेंट रूल 2022, ये 1 अगस्त से इनटू फोर्स आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 अगस्त से ये फोर्स में आएंगे। नेक्स्ट आता है कोविड वर्सन मैटर्स इन सुंदरबंस यूएन रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है अभी, उसका कहना ये है कि सुंदरबंस जो है, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर आपको इलाका मिलेगा सुंदरबंस का, वहाँ पे कोविड के वजह से जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो एक स्टडी हुई है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, उसको फंड किया गया था UNDRR के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का। तो इनके द्वारा एक स्टडी की गई है जिसने ये बताया है कि अक्रॉस 5 लोकेशंस, तो पूरे विश्व में 5 लोकेशंस पे हम देखें तो 5 लोकेशंस पे इनकी स्टडी हुई है, और जिसमें से कि एक सुंदरबन का इलाका भी है उन 5 लोकेशंस में से, इंक्लूडिंग द इंडियन सुंदरबंस। तो अब इसमें बांग्लादेश का सुंदरबंस नहीं है, इंडिया का हिस्सा जो है सुंदरबंस का उसको इंक्लूड किया गया है। हैज़ पॉइंटेड आउट दैट
द पेंडेमिक एंड मेजर्स टू कंटेन इट हैड नॉट ओनली ट्रिगर्ड कास्केडिंग इफेक्ट्स थ्रू आउट सोसाइटीज़ बट ऑल्सो रीइंफोर्स्ड प्री एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़। तो उनका कहना ये है कि जो पेंडेमिक आया और उसके वजह से जो उसको पेंडेमिक को रोकने के लिए जो तरीके अपनाए गए, चाहे लॉकडाउन लगाया गया, चाहे जो भी चीज़ें की गई प्रधानमंत्री द्वारा, सरकारों द्वारा, तो उसका एक कास्केडिंग इफेक्ट आया। कास्केडिंग का मतलब होता है एक चेन इफेक्ट, कि एक के बाद एक जो इफेक्ट आता है, तो उसका इफेक्ट आया जो सोसाइटी पे भी पड़ा, समाज पे भी पड़ा, बट ऑल्सो रीइंफोर्स प्री एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी, यानी कि जो उससे पहले जो दिक्कतें चल रही थी लोगों को, वो भी इससे ज़्यादा और ख़राब हो गई। तो रिपोर्ट का टाइटल है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग कास्केडिंग एंड सिस्टमेटिक रिस्क लेसन्स फ्रॉम कोविड-19। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, एक तो ये ध्यान रखिएगा आप। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या वहाँ पे दिक्कतें आई। तो फ्रेजाइल सेटिंग, अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखा गया है। एक तो है बांग्लादेश का कॉक्स बाज़ार देखा गया है, फिर चैलेंजेस देखा जा रहे हैं इंडोनेशिया में, फिर अर्बन सेटिंग्स में इक्वाडोर में, और रूरल अर्बन और नेशनल इंटरनेशनल लिंकेजेस जो हैं टोगो में। तो ये 5 हैं, तो 4 तो ये हो गए और एक भारत में सुंदरबंस हो गया। तो 5 चीज़ों में यहाँ पे देखा जा रहा है। इन द सुंदरबंस पीपल हैड टू डील विद द डबल बर्डन ऑफ कोविड-19 एंड साइक्लोन अम्फन। तो साइक्लोन अम्फन जो आया और कोविड-19 दोनों की वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट आता है अमृत सरोवर मिशन कुड बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो प्रधानमंत्री द्वारा जो अमृत सरोवर योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत हर ज़िले में 75 हमें जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको रेजुविनेट करने की बात की जा रही है, कि उनका पुनरुत्थान किया जाएगा और 75 वाटर बॉडीज़ को बनाया जाएगा। तो अब बात ये की जा रही है कि उन जब 75 बॉडीज़ को बनाया जाएगा हर ज़िले में, तो अगर वहाँ से जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रेल विकास का काम हो, चाहे वो सड़क विकास का काम हो। तो इन अ मूव दैट कुड एक्सपीडाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलवे एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, सेंटर ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, एनएचएआई को कहा है कि आप उस मिट्टी का इस्तेमाल करें टू यूज़ द सॉयल और सिल्ट एक्सकेवेटेड अंडर पॉन्ड्स एंड टैंक्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द अमृत सरोवर मिशन। तो सरकार एक अच्छे अगर मन से बात करें, कि अगर अच्छी उनकी मंशा है, तो उनका कहना ये है कि अमृत सरोवर मिशन के तहत जो कुएं खुदेंगे, या जो भी कुएं ना कह के यहाँ पे जो पॉन्ड्स खुदेंगे, जो तालाब बनेंगे, उन तालाब को बनाने के टाइम पे जब मिट्टी निकाली जाएगी ज़मीन पे से, उस मिट्टी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सड़क बनाने में और रेलवे बनाने में। वाटर कंजर्वेशन मिशन जो कि लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 24 को, एम एट डेवलपिंग एंड रिजुविनेटिंग 75 वाटर बॉडीज़। तो इसका अप्रैल 24 को इसको लॉन्च किया गया था अमृत सरोवर मिशन को, और ये 75 वाटर बॉडीज़ को हमें इस्टेब्लिश करना है हर डिस्ट्रिक्ट में, सभी राज्यों में, एज़ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि जिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जिन कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि आपको वहाँ से मिट्टी निकालनी है, तो अब ये देखना होगा कि वे जो मिट्टी निकाल रहे हैं वो कितनी मात्रा में निकाल रहे हैं। एक तो होता है जो तरीके से मिट्टी निकालनी होगी वो कुछ क्वांटिटी होगी उसकी, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में क्योंकि माफिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, चाहे वो हमने पिछले दिनों देखा कि जो नदियों के किनारे जो खनन होता है, तो खनन माफिया बहुत ज़्यादा है। तो अगर सरकार खुलेआम कह रही है कि आप मिट्टी निकाल कर दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करिए, तो यहाँ पे वो खुद कितना मिट्टी उसको निकालेंगे। तो अब ये देखना होगा कि वो एक सर्टेन लिमिट तक मिट्टी निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, या बहुत ज़्यादा ज़मीन खोद देते हैं। एटलीस्ट 50,000 वाटर बॉडीज़ आर एक्सपेक्टेड टू बी रेजुविनेटेड ड्यूरिंग द नेशन वाइड प्रोग्राम। तो अभी कहा जा रहा है कि 50,000 वाटर बॉडीज़ को बनाने की उम्मीद है कि 15 अगस्त 2023 तक पूरे भारत में 50,000 वाटर बॉडीज़ बना दी जाएंगी, अगर हर जिले में 75 वाटर बॉडीज़ बनेंगी तो। सिंस द प्रोजेक्ट वुड इन्वॉल्व एक्सकेवेशन ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सॉइल और सिल्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को और एनएचएआई को कहा है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अमृत सरोवर साइट से जो मिट्टियाँ हैं वो सब लें और अमृत सरोवर साइट्स के आसपास अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं। तो इसकी बात कही जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो रेलवेज़ हो और चाहे वो हाईवेज़ हो। नेक्स्ट आता है कल्चरल रूट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज गिफ्ट फॉर हिज क्वाड कोलीग्स। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो गए थे, जापान में गए थे क्वाड मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वहाँ पे वो क्वाड के लीडर से मिले, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के जो लीडर्स हैं उनसे मिले। तो उन्होंने तीनों को कुछ अलग अलग गिफ्ट दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो उन गिफ्ट्स की क्या सिग्निफिकेंस है, ये
इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ आपका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है जो पीसीएस में यूपीएससी में बहुत खासकर पूछा जाता है, तो वहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को जो दिया वो दिया सांझी आर्ट पैनल। तो एक इंट्रिकेट सांझी पैनल दिया पीएम मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ठकुरानी घाट। तो एक ठकुरानी घाट है यमुना किनारे गोकुल में, तो उसके बेसिस पे एक सांझी आर्ट दी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस घाट्स ऑन द बैंक्स ऑफ द होली रिवर ऑफ यमुना इन गोकुल। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड आउट ऑफ द कल्ट ऑफ कृष्णा। तो ये जो एक आर्ट फॉर्म है ये कृष्णा के कल्ट से निकल के आई है। इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग स्टेंसिल्स बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द डेटी। तो कृष्णा की ज़िंदगी से बिलोंग जो करती हैं, यानी कि श्री कृष्ण से की जो जीवन है उससे बिलोंग करने वाली चीज़ों को इसके थ्रू दिखाया जाता है। एंड देन हैंड कटिंग दीज ऑन थिन शीट्स ऑफ पेपर यूजिंग सीजर्स। इन ऑल्डन टाइम्स स्टेंसिल्स वर मेड यूजिंग रफ पेपर और बनाना लीव्स। तो पुराने ज़माने में वो जो स्टेंसिल्स बनाया करते थे बनाना लीव्स बनाया करते थे, बट नाउ दिस हैज़ चेंज टू हैंडमेड और रिसाइकिल पेपर। राधा अगर हम देखें तो जो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से देखें तो यूज टू पेट सांझी पैटर्न्स ऑन द वॉल्स फॉर अ बिलवेड कृष्णा एंड लेटर द गोपीज ऑफ वृंदावन फॉलोड सूट। तो ये कहा जाता है कि राधा जो हैं, जो हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, उन्होंने सांझी का जो पैटर्न्स हैं, सांझी का मतलब है सांझ, सांझ का मतलब है इवनिंग। तो ये जो वर्ड आया है सांझी, यानी कि जो राधा थी वो इवनिंग में श्री कृष्ण के लिए कुछ पैटर्न्स बनाया करती थी, ड्राइंग्स बनाया करती थी, और उसके बाद जो गोपीज़ थी वो उनको फॉलो करती थी। तो इसी चीज़ को इन पेंटिंग्स में रिपीट किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग सांझी वॉज पॉपुलराइज्ड इन द 15th एंड 16th सेंचुरी बाय द वैष्णव टेम्पल्स एंड वाज प्रैक्टिस बाय ब्राह्मण प्रीस्ट्स। तो ब्राह्मण प्रीस्ट्स के द्वारा उसको पॉपुलराइज किया गया 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड कंटेम्प्रेरी थीम्स वर एडेड। और मुगल पीरियड के दौरान उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी थीम्स थी उनको भी ऐड किया गया। एंड सेवरल फैमिलीज हैव कंटिन्यू टू प्रैक्टिस द फॉर्म ऑफ दिस डे। तो अभी भी कई फैमिलीज ऐसी हैं जो सांझी आर्ट को फॉलो करती आ रही हैं। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जो पिक्टोग्राम्स बने थे वो ट्रेडिशनल सांझी आर्ट को शो कर रहे थे। इसके बाद आता है गोंड आर्ट पेंटिंग, जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज को प्रोवाइड की है। तो श्री नरेंद्र मोदी ने गोंड आर्ट पेंटिंग गिफ्ट करी है ऑस्ट्रेलियन के प्राइम मिनिस्टर को। तो ये एक फॉर्म ऑफ पेंटिंग है जो प्रैक्टिस की जाती है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, द गोंड कम्युनिटी इन मध्य प्रदेश। तो गोंड कम्युनिटी के द्वारा, जो भारत में सबसे बड़े ट्राइबल ग्रुप्स में से एक हैं, तो उनके द्वारा जो पेंटिंग यूज़ की जाती है गोंड आर्ट पेंटिंग, उसको उन्होंने उनको दिया है। आर्ट इन इट्स विजुअल फॉर्म इज़ ऑफन ट्रेस टू जानघट श्याम, जो कि 1970s में और 80s में उन्होंने शुरू करा इसको। द लार्जली ओरल मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ द ट्राइब। तो ये क्या है, ये ओरल जो मिथ्स हैं या लीजेंड्स हैं इस ट्राइब के बारे में, उनको घरों की दीवारों पर बनाया जाता है in the village of Pathangarh. His talent was exported by artist J. Swaminathan, who invited him to work at Bharat Bhavan in Bhopal in the early 80s. तो उन्होंने इसको काम किया। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि गोड आर्ट पेंटिंग दी है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज को। नेक्स्ट दिया है वुडन हैंड कार्व्ड बॉक्स विद अ रोगन पेंटिंग फॉर जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा। तो जो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, उनके लिए एक लकड़ी का हैंड कार्ड बॉक्स दिया है जिसमें रोगन पेंटिंग्स हैं। तो पीएम मोदी गिफ्ट पीएम किशिदा अ हैंड कार्व्ड, यानी कि हाथ से जो केरा हुआ डीप ब्राउन वुडन बॉक्स विद अ गोल्ड एंड वाइट रोगन पेंटिंग ऑन अ ग्रीन क्लॉथ एज इट्स सेंट्रल मोटिव। तो रोगन क्या है, रोगन इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लॉथ पेंटिंग दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर देन 4 centuries ओल्ड, 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। एंड इज प्राइमली प्रैक्टिस इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इसको फॉलो किया जाता है रोगन पेंटिंग को। जो रोगन वर्ड है ये अपने आप एक पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑयल या तेल। तो द क्राफ्ट यूजेज पेंट मेड फ्रॉम बॉइल्ड ऑयल एंड वेजिटेबल डाइज। तो क्राफ्ट में एक पेंट इस्तेमाल होता है जो कि बॉइल्ड ऑयल से, यानी कि जब तेल उबलता है, या वेजिटेबल डाइज से इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कैस्टर सीड्स आर हैंड पाउंडेड टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल, यानी कि हैंड पाउंड करके उनको, यानी कि उनको पीस कर उनसे तेल निकल जाता है एंड टर्न इनटू अ पेस्ट बाय बॉइलिंग। कलर्ड पाउडर इज डाइल्यूटेड इन वाटर एंड मिक्स टू मेक पेस्ट इन डिफरेंट कलर्स। तो कलर्ड पाउडर को डाइल्यूट किया जाएगा पानी के साथ, उनको पेस्ट बनाया जाएगा और उनसे जो है फिर बाद में आप पेंटिंग करेंगे। तो ये जो रोगन पेंटिंग है ये प्रोवाइड की गई है प्रधानमंत्री द्वारा टू जापानीज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी फॉरेस्ट साइट, यानी कि सामुदायिक जो वन अधिकार हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार हैज़ बिकम, यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ बिकम ओनली द सेकंड स्टेट इन द कंट्री टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो दूसरी स्टेट बन गई है भारत में जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स को रिकॉग्नाइज किया है। ये वो हक हैं गाँव के
जो किसी नेशनल पार्क के अंदर होता है। यानी कि जो लोग, जो ट्राइबल्स या जो गांव एक नेशनल पार्क के अंदर होता है तो उसके अधिकारों को पहचानना कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के अंदर आता है। जो CFR राइट्स हैं ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन गुड़िया पडार, जो कि एक हैमलेट है इनसाइड द कैंगर घाटी नेशनल पार्क, जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कैंगर घाटी नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ में मिलेगा। वे रिकग्नाइज्ड गिविंग द कम्युनिटी पावर टू फॉर्मुलेट रूल्स फॉर फॉरेस्ट यूज़, यानी कि उन्होंने कुछ कम्युनिटी को पावर दी है कि आप रूल्स बना सकते हैं कि किस तरीके से आप फॉरेस्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है, अब ये देखें। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स एरिया एक वो कॉमन फॉरेस्ट लैंड है दैट हैज़ बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व फॉर सस्टेनेबल यूज़ बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये वो ज़मीन है जंगल की जो कि ट्रेडिशनली यानी कि पारंपरिक समय से प्रोटेक्ट करती हुई आई है, यानी कि संरक्षित आई है और कंजर्व की जा रही है, जिससे कि सस्टेनेबली यूज़ किया जा सके, उसका सतत रूप में इस्तेमाल किया जा सके उसका किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा। Community uses it act to access resources available within the traditional and customary boundary of the village। तो यानी कि कम्युनिटी उस जगह को यूज़ करती है कुछ इस तरह से कि वहाँ पे उसको कुछ सामान मिल सके। ट्रेडिशनल या कस्टमरी बाउंड्री जो है गांव की, उसके हिसाब से अगर उसमें कुछ सामान मिलता है उसको, तो वो जंगल से सामान यूज़ कर सकता है। एंड फॉर सीजनल यूज़ ऑफ लैंडस्केप इन केस ऑफ पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, ईच कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स एरिया हैज़ अ कस्टमरी बाउंड्री, उसकी कस्टम एक बाउंड्री होती है जिसमें आइडेंटिफिकल लैंडमार्क्स होते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय द कम्युनिटी एंड इट्स नेबरिंग विलेजेस। इट में इंक्लूड फॉरेस्ट ऑफ एनी कैटेगरी, तो उसमें किसी भी तरह का फॉरेस्ट इंक्लूड हो सकता है, चाहे वो रेवेन्यू फॉरेस्ट हो, क्लासिफाइड फॉरेस्ट हो, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हो, डीम्ड फॉरेस्ट हो, DLC लैंड है, रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, कुछ भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स जो रिसोर्स राइट्स हैं वो क्या हैं, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स जो हैं वो सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के अंदर आते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसको कॉमनली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या दूसरे कोई ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, उनके लिए जो राइट बनाया गया था। रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज द कम्युनिटी फॉरेस्ट। तो CFR राइट्स जो हैं कम्युनिटी राइट्स में अंडर सेक्शन विच इंक्लूड निस्टार राइट्स एंड राइट्स ओवर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, की जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है यानी कि आप उसमें से लकड़ी का कटान नहीं कर सकते जंगलों में से, उसके अलावा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है आप उसको वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे वहाँ से फूल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, लेकिन पेड़ नहीं काट सकते। जो FRA था ये 2008 में आया और कैंगर घाटी नेशनल पार्क जो है ये सेकंड नेशनल पार्क है, जबकि उड़ीसा जो था पहला राज्य था। सिमलीपाल, जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, वो पहला था जिसने CFR राइट्स को यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया था। तो छत्तीसगढ़ का कैंगर घाटी नेशनल पार्क दूसरा बन चुका है और पहला कौन था, पहला सिमलीपाल था उड़ीसा का। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन से एक न्यूज़ आ रही है इंग्लैंड से कि जॉनसन, जो वहाँ के बोरिस जॉनसन जो कि प्रधानमंत्री हैं यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने कहा है कि जो रवांडा का माइग्रेंट प्लांट उन्होंने जो सोचा था कि माइग्रेंट का कि जो लोग माइग्रेट कर कर यूनाइटेड किंगडम में एंटर कर रहे थे, उनको अगर कोई इलीगल तरीके से UK के अंदर एंटर हुआ है तो उसको एक्स्ट्राडाइट करके उसको रवांडा भेज दिया जाएगा। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का कहना यह है कि ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ द लीगैलिटी ऑफ हिज गवर्नमेंट्स प्लान टू सेंड सम असाइलम सीकर्स टू रवांडा, की जो असाइलम सीकर्स हैं यानी कि जो चाहते हैं कि उनको शरण मिले, उनको रवांडा भेज दिया जाएगा। आफ्टर द फर्स्ट फ्लाइट वाज ब्लॉक्ड एट द लास्ट मिनट बाय द यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट। तो ह्यूमन राइट्स कोर्ट जो है यूरोप की, उन्होंने जब एक फ़्लाइट उड़ने वाली थी कुछ पैसेंजर्स को लेके, जिसमें असाइलम सीकर्स थे, शरणार्थी थे, जिनको इंग्लैंड अपने यहाँ से भेजकर रवांडा भेज रहा था, जिससे कि रवांडा की सरकार को वो उसके लिए खर्चा भी दे रहा है। एंड मौके पर लास्ट टाइम पर यूरोप की जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट थी उसने उस फ्लाइट को उड़ने से रोक दिया। ब्रिटेन का कहना यह है कि 120 मिलियन पाउंड एक डील स्ट्रक की थी रवांडा के साथ, जिसका काम ये था कि लिख तो लोगों की जो स्मगलिंग हो रही है वो ना हो और इंग्लैंड में जो शरणार्थी हैं या इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रवांडा भेज दिया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ आती है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से न्यूज़ आ रही है कि एक नई स्पीशीज़ है बैम्बू ड्वेलिंग बैट की, यानी कि जो बैम्बू में जो बांस में रहने वाला जो एक बैट है उसकी प्रजाति मिली है मेघालय के अंदर। तो डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ बैम्बू ड्वेलिंग बैट इन रीभोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। तो ये जो स्पीशीज़ है ये आपको मिली है नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ मिलेगी, तो मेघालय में मिलेगी और उसको नाम दिया गया है ग्लिस्क्रोफस मेघालिनस, क्योंकि वो मेघालय में मिली है तो मेघालिनस उसको बाद में ऐड कर दिया गया।
जो प्रेजेंट डिस्कवरी है ये पहली रिपोर्ट है ऑफ अ थिक थम्ड बैट नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम साउथ एशिया। तो ये जो बैट मिला है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में से, पूरे साउथ एशिया में से ही ये भारत में और वो भी मेघालय के अंदर मिला है। थिक थम्ड बैट्स ऑफ द जीनस विस्क्रोफस आर करंटली कंपोज्ड ऑफ 4 रिकॉग्नाइज्ड स्पीशीज़। तो अभी अब तक ये 4 इसकी स्पीशीज़ रिकॉग्नाइज करी जा चुकी थी साउथ ईस्ट एशिया से। जो ये न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशी है ये साइज़ में छोटी है, डार्क ब्राउन कलर है और इसकी जो बेली है यानी कि जो पेट है वो सल्फर येलो कलर का है। दो रिसेंटली कलेक्टेड ग्लिस्क्रोफर स्पेसिमेंस फ्रॉम मेघालय इज इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सटेंड द नॉन डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ द जीनस वेस्टवर्ड इनटू साउथ एशिया। तो माना जा रहा है कि ये वेस्टवर्ड यानी कि साउथ एशिया के अंदर इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है बाय अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स। Morphological examination of these specimens in comparisons with all known species in this genus revealed marked differences। अब ये भी देखा गया है कि अगर हम मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिन करें यानी कि रूपात्मक जांच करें तो हम ये पा रहे हैं कि ये जो स्पीशी पाई गई है ये हर चीज़ में डिफरेंट है, चाहे इसका कलर हो डिफरेंट, डेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि दांत के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, और बैक्यूलर ट्रेट्स। तो यानी कि बैक्यूलर ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जिनमें हम एक दूसरे में डिफरेंस पता करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें में डिफरेंस आया है। बैम्बू ड्वेलिंग बैट्स एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैट्स होते हैं जो कि बैम्बूज़ के जो इंटरनोड्स यानी कि जब बैम्बू जहाँ से आपस में जुड़ता है वहाँ पे रहते हैं। इन्होंने अपने आप को इस तरह से कैरेक्टराइज कर लिया है कि वो वहाँ पे एक बैम्बू के अंदर जिंदा रह सकते हैं, कि अडॉप्ट द लाइफ इनसाइड अ बैम्बू। इन्होंने इस तरह से अपने जीवन को बना लिया है कि एक बैम्बू के अंदर यानी कि बांस के डंडे के अंदर वो रह सकते हैं। विद दिस न्यू डिस्कवरी द टोटल नंबर ऑफ बैट स्पीशीज़ नोन फ्रॉम इंडिया स्टैंड्स एट 131। तो जिस तरह से ये नई डिस्कवरी हुई है इससे भारत में बैट की स्पीशीज़ की गिनती 131 हो गई है। मेघालय जो कि एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है जिसका जोग्राफिकल एरिया बहुत कम है, वहाँ पर आपको 67 स्पीशीज़ मिलेंगी, यानी कि अपने आप में ये 51% ऑफ टोटल बैट स्पीशीज़ इन द कंट्री। तो 51% से भी ज़्यादा ये जो फाइंडिंग्स करी है ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से की है, और जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो डायरेक्टर है इस टाइम पे वो धृति बैनर्जी हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स से न्यूज़ आ रही है कि गार्लिक प्राइसेस लूज पंजेंसी, यानी कि जो गार्लिक यानी कि जो लहसुन के जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। तो जो किसान हैं उनका कहना ये है कि गार्लिक पे अब हमें एमएसपी देना चाहिए सरकार को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही जा रही है किसानों के द्वारा गार्लिक की प्राइसेस के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गार्लिक भारत में कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो गार्लिक प्रोड्यूसिंग है, लहसुन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। एरिया जैसे कि कोटा, रतलाम, कोटा राजस्थान में हो गया, अब ये रतलाम, मंदसौर, झालावाड़, अब झालावाड़ वापस राजस्थान में है, और रतलाम, मंदसौर ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। बरान, नीमच, उज्जैन, इन सबको हम गार्लिक बेल्ट ऑफ द कंट्री कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गार्लिक होता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियाज़ गार्लिक प्रोडक्शन, करीब करीब 50% जो गार्लिक बनता है, लहसुन पैदा होता है, वो यहीं पे होता है। जो फार्मर्स हैं इन द डिस्ट्रिक्ट ऑन द बाउंड्री ऑफ एमपी एंड राजस्थान आर अप इन आर्म्स अगेंस्ट द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर प्राइस एज लो एज ₹2 अ किलो। तो किसान जो हैं बहुत दुखी हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, बाउंड्री पे। उनका कहना ये है कि अब लहसुन के दाम सिर्फ ₹2 प्रति किलो रह गए हैं, तो इसमें हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी नहीं निकल रही है। फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि सेंटर और स्टेट जो हैं इमीडिएटली कोई अनाउंस करें एक स्कीम, एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च करें जिससे कि मार्केट में इंटरवीन करके और वो स्टार्ट प्रोक्योरिंग गार्लिक, और सरकार जो है गार्लिक को प्रोक्योर करना स्टार्ट करें। ICAR हैज़ टेकन कॉग्नाइजेंस ऑफ द लो यील्ड इन गार्लिक। और सिंपल सी बात एक और भी है, ये भी देखा जा रहा है कि गार्लिक की जो उपज है उसमें भी भारी गिरावट देखी गई है। तो जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का उसने भी इसके ऊपर कदम उठाए हैं। मेन रीज़न फॉर द ईल्ड इज़ वायरस लोड। तो जो लोग ICAR का कहना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का कहना ये है कि जो ईल्ड में जो उपज में कमी आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि वायरस वहाँ पे जो बीमारी है उसका लोड बढ़ रहा है जो आपकी ये गार्लिक है उसकी फसल में। इट हैव रिकमेंडेड दैट द सीड प्रोडक्शन साइकिल शुड बी चेंज्ड एंड फ्रेश सीड्स फ्रॉम हिली एरिया जैसे कि ऊटी और हिमाचल प्रदेश वहाँ से कंसिडर करना चाहिए। तो उनका कहना ये है कि सीड का जो साइकिल है उसको चेंज करना चाहिए और नए सीड्स ऊटी से और हिमाचल प्रदेश से लाने चाहिए। ऊटी माना जाता है कि वहाँ पे आपको लहसुन के बेस्ट क्वालिटी सीड्स मिलेंगे। इफ़ वन वेराइटी इज़ कॉन्टिन्यूसली ग्रोन इट अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का कहना है कि अगर एक ही वैरायटी को आप लगातार बोते रहेंगे तो उससे वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। नेक्स्ट एक डिज़ीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ जो चल रही है अभी मंकी पॉक्स, उसके बारे में बात की जा रही है। तो मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो अगर हम मंकी पॉक्स देखें तो ज़्यादातर सभी मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स जो हैं इन द एंडेमिक कंट्रीज़ हैव बीन ड्यू टू द वायरस जंपिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो पहली बात तो ये कैसा कैसा जो एक वायरस है ये एनिमल से इंसानों के अंदर आ रहा है। जिस तरह से कोविड-19 को माना जाता है कि वो एनिमल से इंसानों के अंदर आई है, जूनोसिस बीमारी है, इसी तरह से मंकी पॉक्स भी ऐसा ही है। तो वो मैन हु हैव सेक्स विद मैन हैव ऑलवेज बीन एट अ रिस्क ऑफ सस्टेन्ड आउटब्रेक। तो मैन हैव सेक्स विद मैन, तो जो मैन और मैन सेक्स करते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये मंकी पॉक्स जैसी बीमारी हो सकती है। रीज़न वाई दिस हैड नॉट हैपेंड अर्लियर माइट बी बिकॉज द वायरस हैड नॉट रीच दिस कम्युनिटी। तो अब ये माना जा रहा है कि तो ऐसा, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है कि मैन सेक्स विद मैन ये अभी हुए हैं, इससे पहले नहीं थे। तो ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि या इससे पहले जो मेन सेक्स विद मेन करते थे तो क्या नाम है वहाँ पर ये क्यों नहीं फैली बीमारी। तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि उस कम्युनिटी के लोगों तक ये वायरस पहले ना पहुँचा हो, लेकिन अगर अब पहुँच गया है तब बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है। एक स्मॉल फ्रैक्शन जो है मैन सेक्स विद मैन का इंडिविजुअल्स हु हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ रैपिड स्प्रेड। सिंपल सी बात है, एड्स की तरह ही है, जैसे जैसे आपके पार्टनर्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो वायरस है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। तो 10,000 एडिशनल केसेस हैं जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ सेक्शुअली एसोसिएटेड ट्रांसमिशन इन द MSM कम्युनिटी इज सफिशिएंट टू कॉज अ लार्ज आउटब्रेक। तो उनका कहना यह है कि अगर बहुत छोटे अमाउंट में भी ये बीमारी मिलती है मैन सेक्स विद मैन में तो ये बहुत तेज़ी से बहुत बड़े एरियाज़ में फैल सकती है और लार्ज आउटब्रेक हो सकता है। विदाउट सफिशिएंट इंटरवेंशंस देयर में बी कंटिन्यूड ग्रोथ इन केसेस। अगर हम सफिशिएंट इंटरवेंशन ना करें, अगर हम कुछ कदम ना उठाएं तो वहाँ पर आप इस बीमारी को संभाल नहीं पाएंगे और ये कोविड-19 जैसी बीमारी ही बन जाएगी। जो मंकी पॉक्स वायरस है ये किसी को भी अफेक्ट कर सकती है। द हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन टू विल बी अफेक्टेड। जो हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, स्ट्रेट पॉपुलेशन है, वो भी सीधे सीधे इससे अफेक्टेड है। बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर जो है RO, अगर हम R0 नंबर देखें, जैसे कि कोविड-19 में 3 था या 2 था, मंकी पॉक्स में भी 1 है। यानी ओवर 1 का मतलब ये हुआ कि यानी कि 1 से ऊपर, यानी कि अगर एक पर्सन को मंकी पॉक्स का वायरस है तो वो किसी दूसरे पर्सन को ईजिली पहुँचा सकता है या एक से ज़्यादा लोगों को भी वो पहुँचा सकता है। टेलर्ड एंड नॉन स्टिग्मेटाइजिंग मैसेजिंग सपोर्ट फॉर दोज एट हाईएस्ट रिस्क। तो अब ये है कि एक नॉन स्टिग्मेटाइजिंग मैसेज कर देना चाहिए, यानी कि उसको स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको आपको ताने नहीं मारने हैं, उसको समझाने की कोशिश करनी है जिसको ये वायरस लग जाता है। तो अगर देखें तो 15 जून तक एक टोटल 1882 मंकी पॉक्स केसेस जो हैं उनको लैब कन्फर्म कर दिया गया है। विश्व के 30 देशों में ये मिल गया है। और लास्ट में कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, ये बीमारी से ऊपर रिलेटेड है, जो कि 1300 में बहुत ज़्यादा तेज़ बीमारी चली थी। इससे ऊपर सवाल पूछ सकते हैं कि एक स्ट्रेन है यर्सीनिया पेस्टिस का। तो ये अपने आप में एक बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल था एक ब्लैक डेथ पेंडेमिक जो फैला था 1346 से लेकर 1353 AD में। हैज़ बीन ट्रेस्ड बैक टू अ 14th सेंचुरी आउटब्रेक विच इज़ नोन एज किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान में बीमारी फैली थी। ये एरिया लोकेटेड था सिल्क रोड पे, जो कि सिल्क रोड एक ट्रेड रूट था विच माइट हैव हेल्प द ब्लैक डेथ पेंडेमिक टू स्प्रेड वेस्टवर्ड्स। और इसके वजह ही जो ब्लैक डेथ पेंडेमिक था किर्गिस्तान से ये यूरोप तक पहुंच गया था। तो इसी के साथ 20 जून के करंट अफेयर्स पूरे होते हैं गाइज। आप इनको कवर कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी सजेशन है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।